आई जस्ट ब्रीफ यू अबाउट द एनडीए का जो एग्जाम का पैटर्न होता है। ये देखो, जो आपका एग्जाम है दैट इज मैथमेटिक्स होता है, उसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। मैथमेटिक्स में यू हैव 120 क्वेश्चंस, जो कल कैंडिडेट्स मेरे से काफी पूछ रहे थे सर कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का होता है। तो आप एक बार देख लो तो आपका जो माइंड सेट है वो क्लियर हो जाएगा। देन उसमें जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं 600 मार्क्स के। टोटल यू हैव 900 मार्क्स। 900 मार्क्स का आपका रिटर्न होता है। मैथ्स में यू विल बी गेटिंग 2.5 आवर्स। सेम आपको जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है उसमें भी 2.5 आवर्स होते हैं। 900 का आपका रिटर्न है, 900 का आपका एसएसबी होता है। प्लस ये आपका सिलेबस है उसमें। और एनडीए की खास बात ये है कि एनडीए में अगर आप 12th आर्ट से कर रहे हो, चाहे बायोलॉजी आपने रखा है, स्टिल अगर आप इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यू कैन अप्लाई, प्रोवाइडेड आप मैथ्स की जो सेक्शनल कट ऑफ है आप उसको क्लियर करो। अगर आपने एयरफोर्स और नेवी के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास पीसीएम करना जरूरी होता है। सर एनडीए रिटर्न इजीली आर्मी से निकलेगा या एयरफोर्स? देखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो रिटर्न निकालना है, आपको मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी है। आपने जो अपना प्रेफरेंस भरा हुआ है फॉर्म भरते टाइम, आपने एयरफोर्स फर्स्ट भरा है या फिर आपने आर्मी फर्स्ट भरा है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे सीट मिलेगी। ठीक है। देन आपका जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है उसमें आपका पास इंग्लिश सेक्शन ए के अंदर आता है। इंग्लिश में यू हैव ग्रामर, यूसेज, वोकैबुलरी, कॉम्प्रीहेंशन, और इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। देन आपको जो जनरल नॉलेज है उसके अंदर सब चीजें आती है। यू हैव साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री में फिजिक्स, हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी में भी आपके पास फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में भी आपके पास इंडियन इकोनॉमी पूरी आती है। पॉलिटी में भी सब कुछ आता है, प्लस डिफेंस नॉलेज इसके अंदर आता है, डिफेंस करंट अफेयर्स भी इसके अंदर आती है। ठीक है, लेट्स सी। अब काफी लोग कल मुझे बोल रहे थे कि कट ऑफ क्या है सर इसकी, आप कितनी कट ऑफ आपको मतलब स्कोर करनी है सो दैट यू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन। तो आप ध्यान से देख लो कि जो कट ऑफ का पैटर्न है, अगर कट ऑफ का पैटर्न हम देखें तो वो इंक्रीज हो रहा है। पहले रिटर्न की जो था वो कितना था, 288 में क्लियर हो जाता था, 229, 342, मतलब इंक्रीज होता जा रहा है। तो 355 जो है अभी तक हाईएस्ट रिटर्न की गई है 2020 में। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपके रिटर्न में मार्क्स आए वो 380 प्लस आए, आई वुड से 400 प्लस आए। क्योंकि उसमें क्या है, मेरिट भी आपकी बनती है बाद में। मेरिट किस बेसिस पे बनती है आपकी? 355 सपोज आपके रिटर्न में है, सेम आपके 300 के करीब आपके उसमें एसएसबी में है, तो आपके टोटल कितने बन जाएंगे? 655। लेकिन जो फाइनल एग्जाम है उसकी मेरिट है 726। तो आपका रिटर्न और एसएसबी को मिला के जो 726 जिस बच्चे के कैंडिडेट के मार्क्स आए हैं वो रिकमेंड होकर मेरिट लिस्ट में आया है। तो आपको ये चीज यू नीड टू मेक श्योर, आपको ध्यान में रखनी है कि आप रिटर्न में भी अच्छे मार्क्स लेके आओ, एसएसबी में भी अच्छे मार्क्स लेके आओ, सो दैट जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बने आपका नाम उसके अंदर हो। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ये मैं आपको पहले बता चुका था कि एयरफोर्स के रैंक स्ट्रक्चर, आर्मी के रैंक स्ट्रक्चर, इंडियन नेवी के रैंक स्ट्रक्चर्स। किसी को रिवाइज करना है तो कमेंट करके बताओ, देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड। अदरवाइज अगर आप सबको याद है ये चीजें तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ एवरीवन प्लीज। ओके, आई विल बी रिवाइजिंग। ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको कैसे चीजें याद रखनी है मैं वो बताता हूँ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, वहां पे पूछा जाएगा आपका कि वाइस एडमिरल इन इंडियन नेवी इज इक्विवेलेंट टू विच रैंक इन इंडियन आर्मी। तो वाइस एडमिरल इज इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट जनरल। आपको याद कैसे रखनी है ये चीजें? देखो, ये आपका रैंक स्ट्रक्चर है इंडियन आर्मी का। सबसे पहले लेफ्टिनेंट, जब आप एनडीए में जाते हो, कमीशन होते हो तो लेफ्टिनेंट बनते हो। देन यू बिकम कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, देन वी हैव जनरल। और आज तक दो फील्ड मार्शल्स रहे हैं, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ एंड फील्ड मार्शल के एम करियप्पा। सिर्फ दो फील्ड मार्शल अभी तक रहे हैं इंडियन आर्मी के। आपको ये चीज भी याद रखनी है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि अभी तक दो फील्ड मार्शल्स कौन कौन से रहे हुए हैं। ये मैंने आपको अनुराग आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर जब लिया था तभी से एक बार कराया था आपको। आई एम फाइन तुषार, आई एम फाइन। ठीक है। देन वी हैव इंडियन एयरफोर्स का रैंक स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आप में से कोई एस्पिरेंट जो है एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो उसको पता होना चाहिए कि वो कैसे कमीशन होगा। ठीक है। फ्लाइंग ऑफिसर है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट है, स्क्वाड्रन लीडर है, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ, मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स आता है।
अभी तक जो मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स है ये सिर्फ एक ही ऑफिसर को मिला है ये रैंक, ये भी आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं उसको? मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह। अगर किसी को पता था दैट इज गुड, नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए, ये मिला हुआ है अभी तक अर्जन सिंह को। और जो एडमिरल ऑफ द फ्लीट है, डेकोरेटेड जो रैंक है, ये अभी तक किसी को भी नहीं मिला है। तो कई बार क्वेश्चन क्या आता है, इनमें से कौन सा रैंक किसी भी ऑफिसर को अभी तक नहीं मिला है? चार ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, आपको पता होगा कि एडमिरल ऑफ द फ्लीट जो रैंक है अभी तक किसी को भी नहीं मिला है। ये जो अनुराग यादव, ये जो रैंक होता है, आपकी जो अचीवमेंट्स रही है, आपने किस टाइप का परफॉर्मेंस दिया हुआ है, किस टाइप के वॉर में आपका परफॉर्मेंस रहा है, उसके बेसिस पे ये रैंक मिलता है। गुड। ठीक है, देन जो आपका नेवी का रैंक है दैट इज सब लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट आपको क्या कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए, नेवी का जो सब लेफ्टिनेंट होता है वो आर्मी के लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट होता है। मतलब जो नेवी का सबसे ऑफिसर में लोएस्ट कमीशन रैंक है दैट इज सब लेफ्टिनेंट। उसके बाद लेफ्टिनेंट आता है कि जो लेफ्टिनेंट है वो इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के इक्वल है, प्लस आर्मी में वो इक्विवेलेंट है कैप्टन के। तो ये आपको इक्विवेलेंट रैंक जो स्ट्रक्चर्स है ये याद रखना है। देन फिर हमारे पास लेफ्टिनेंट कमांडर है, कैप्टन है, कोमोडोर है, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल, और लास्ट में जो मैंने आपको बताया एडमिरल ऑफ द फ्लीट। अब मैं सपोज आपको क्वेश्चन आता है कि ग्रुप कैप्टन इज इक्विवेलेंट टू विच रैंक इन इंडियन आर्मी, तो आप क्या करोगे जल्दी बताओ? ग्रुप कैप्टन इन इंडियन एयरफोर्स इज इक्विवेलेंट टू विच रैंक इन इंडियन आर्मी? राहुल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो चीजें हैं आपको पूरी चीजें पता होनी चाहिए, वेरी गुड। ग्रुप कैप्टन जो होता है आपका इंडियन आर्मी में कर्नल के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये जो इनके रैंक के वो है इंसिग्नियाज। अब कमांड्स तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, विल मूव फॉरवर्ड टू दी मिलिट्री एक्सरसाइजेज। एक बार ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको रिवाइज करते हैं, एक बार ध्यान से सुनना। जो जो मैं आपको एक्सरसाइजेज बता रहा हूं वो आपके एग्जाम में आई हुई है। आपको उस चीज को याद रखना है कि ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी किस कंट्री के साथ करती है, और उस चीज का। अब मेरी आवाज आ रही है? अब क्लियर है आवाज एवरीवन? प्लीज आस्क योर कंफ्यूजन इफ यू हैव एनी डाउट। मनु श्रेष्ठ, आवाज क्लियर है मेरी सबको? ओके गुड। तो ठीक है, जो मैं आपको एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइजेस आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि इंडियन आर्मी या फिर किसी के साथ रिसेंटली एक्सरसाइज करी है, फ्रांस के साथ रिसेंटली एक्सरसाइज करी है, उसका क्या नाम है? अब स्क्रीन क्लियर है सबको? एक बार देखो आप। अगर स्क्रीन क्लियर नहीं भी है तो मैं आपको जो बता रहा हूं आप उसको नोट डाउन करते रहो अपने कॉपी पेन के ऊपर, नो इश्यूज। फर्स्ट आपको लिखना है ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सी एक्सरसाइज करती है इंडियन आर्म फोर्सेस, दैट इज एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। एंड एक्सरसाइज ओसेंडेक्स एंड एक्सरसाइज पिच ब्लैक। बिल्कुल, डेफिनेटली 100% पूछे जाते हैं आपसे अतुल। आपसे आपके रिटन एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जाएगा, आपसे आपके एसएसबी इंटरव्यू में भी ये पूछा जाएगा। इसीलिए जो मेन कंट्रीज है, जो कंट्रीज न्यूज में रही है, उनके साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है आपको ये पूरा पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास बांग्लादेश। आपके एनडीए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि एक्सरसाइज संप्रीति जो है वो कौन एक्सरसाइज होती है? मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं इसको रोहित कुमार। ये एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती, इसमें यू डू काउंटर इंसर्जेंसी ट्रेनिंग, कि अगर कल को टेररिस्ट वगैरह आ जाएंगे तो आप कैसे बिहेव करोगे। तो वो कंट्रीज आपस में मिलती है और वो ट्रेनिंग एक्सरसाइज करती है, मिलिट्री एक्सरसाइज इसको बोला जाता है। मनुश्रेष्ठ, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नहीं नहीं, कैप्टन नहीं है। कहाँ पे? जो आपका जो देखो, नेवी का जो कैप्टन है वो कर्नल रैंक के इक्विवेलेंट होता है, आर्मी का जो कैप्टन होता है वो नीचे होता है। वैसे ही सेम लेफ्टिनेंट होता है नेवी में, आपका दूसरा जो लेफ्टिनेंट होता है वो इंडियन आर्मी में होता है। तो आपको ये पता होना, वहां पे आपको स्पेसिफाई करेगा वो कि लेफ्टिनेंट रैंक इन इंडियन नेवी इज इक्विवेलेंट टू विच रैंक। तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्टिनेंट रैंक नेवी में भी होता है।
गुड। एक्सरसाइज मिलन जो होती है अबव 30 कंट्रीज होती है उसके अंदर, जो उसमें पार्टिसिपेट करती है इंडियन ओशियन के, इंडियन ओशियन में वो पार्टिसिपेट करती है। नाउ कमिंग टू दी बांग्लादेश, बांग्लादेश का मैं आपको बता रहा था एक्सरसाइज संप्रीति जो है वो होती है बांग्लादेश के साथ, इस चीज को आपको याद रखना है। और इंडो बांग्लादेश एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं हम कॉर्पेट एक्सरसाइज, ये रिसेंटली न्यूज में भी था, तो आपको ये पता होना चाहिए किसके साथ होती है ये, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, ये क्लियर है आपको? देन वी हैव ब्राजील साउथ अफ्रीका के साथ होती है इब समर एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं। देन आपका चाइना के साथ जो है उसका नाम है एक्सरसाइज हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड जो एक्सरसाइज है वो होती है चाइना के साथ। आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, काफी बार आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। ये हैंड इन हैंड किसके साथ होती है, चाइना के साथ। इसको आप लिख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पायलट कौन होता है इंडियन एयरफोर्स के अंदर, इंडियन एयरफोर्स व्हेन यू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स तो आप टेक्निकल ड्यूटी में ज्वाइन कर सकते हो, फ्लाइंग ड्यूटी में ज्वाइन कर सकते हो, एंड ग्राउंड ड्यूटी में आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप फ्लाइंग ड्यूटी में ज्वाइन करते हो, आप पीएबीटी एग्जामिनेशन जो होता है आपका पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, आप उसको क्लियर करते हो और ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, देन यू कमीशन एज अ पायलट। रैंक सेम रहता है, आप फ्लाइंग ऑफिसर भी हो सकता है पायलट, विंग कमांडर भी पायलट हो सकता है, वाइस एयर मार्शल जो है वो भी पायलट हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि पायलट कौन सा होता है। यार आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे सही है। अगर मेरी आवाज सबको आ रही है तो प्लीज रेज योर हैंड। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन सही है, आप अपना प्लीज इंटरनेट कनेक्शन, प्रियांश आई थिंक योर इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट वर्किंग। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन इज गुड और वॉइस भी क्लियर है, राहुल इज सेइंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने की जरूरत है, दैट इज फ्रांस के साथ क्या चीज होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज शक्ति एंड एक्सरसाइज वरुण। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं सो दैट आप भी लिख सको। एक्सरसाइज शक्ति आपको याद रखना है किसके साथ है, फ्रांस के साथ। वरुण और गरुड़ ये किसके साथ है, ये आपको याद रखनी है, ये एक्सरसाइजेज है फ्रांस के साथ। देखो मेन कंट्रीज की एक्सरसाइजेज ही आपको पता होनी चाहिए। वैसे इंडियन आर्मी मोर देन 200 एक्सरसाइजेज करती है, लेकिन जो मेन कंट्रीज है उनके साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है सिर्फ आपको वो चीज याद रखनी है। ठीक है, मैंने लिख दिया है आपके लिए, दैट इज एक्सरसाइज शक्ति, वरुण और गरुड़। ये होती है आपके साथ फ्रांस के साथ। देन मूविंग फॉरवर्ड जापान के साथ कौन सी होती है, एक आपको मैं दोबारा लिखा देता हूं। ओके, एक्सरसाइज जापान के साथ आपको कौन सी लिखनी है, मालाबार ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज होती है कौन कौन कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है इसके अंदर, इंडिया, यूएसए एंड जापान। मालाबार ट्राइलेटरल एक्सरसाइज क्लियर है सबको ये? देखो ये जो एक्सरसाइजेज होती है इनका ड्यूरेशन जो होता है फिक्स नहीं होता है। जब लगता है कि उनको कंट्रीज को करना चाहिए देन वो डिसाइड करती है एंड इनके बीच एमओयू साइन होता है, देन ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, ओके मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो आपको याद रखनी है दैट इज नेपाल। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि नेपाल के साथ कौन सी एक्सरसाइज है जिसका नाम है सूर्य किरण। तो इसको भी मैं इसकी स्पेलिंग यहाँ लिख देता हूँ, आप अपनी नोटबुक में इनको नोट करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेपाल के साथ यू हैव सूर्य किरण। नेपाल के साथ कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सूर्य किरण।
मैंने अभी अभी आपको पूरे नाम बता दिए आदित्य सिंह, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप साथ साथ सुनते रहिए, लिखते रहिए। ऑसिंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएसए जापान के साथ मालाबार ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, बांग्लादेश के साथ संप्रति, नेपाल के साथ सूर्य किरण, हैंड इन हैंड चाइना के साथ। ड्यूरेशन कैन वेरी, इट कैन 3 दिन के लिए भी हो सकती है, ये 7 दिन के लिए भी हो सकती है। इवन कई बार जब इंडियन आर्म फोर्सेस आपस में करती है तो वो एक एक महीने तक भी एक्सरसाइजेस चलती है। मेरे जो लेक्चर्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली कल भी होगा, आपको कन्वे कर दिया जाएगा कब है लेक्चर। नेक्स्ट, श्रीलंका, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। श्रीलंका के साथ कौन सी है, जल्दी जल्दी लिख लो। फर्स्ट इज मित्र शक्ति, फर्स्ट इज मित्र शक्ति, ये श्रीलंका के साथ है। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आता है ये, स्लाइनेक्स, SLNIEK, स्लाइनेक्स। ये चीज भी आपको याद रखनी है कि ये किसके साथ है, श्रीलंका के साथ है। ये जो आपकी एक्सरसाइजेस होती है इसमें प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस। देन यूएई के साथ कौन सी होती है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसके साथ आपकी एक्सरसाइज होती है डेजर्ट ईगल। डेजर्ट ईगल जो आपकी एक्सरसाइज होती है वो होती है यूएई के साथ। आर्मी की अलग होती है, जो मालाबार ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है वो इंडियन नेवी की होती है। गरुड़ शक्ति जो है वो इंडियन एयरफोर्स की होती है। देखो, एनडीए क्लियर करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि सीबीएसई अच्छा है या आईसीएसई अच्छा है। उनका जो सिलेबस है एनडीए का वो सीबीएसई पैटर्न के बेसिस पे ही आता है, तो आप यू कैन फॉलो सीबीएसई। आप आईसीएसई से भी करोगे तो चैप्टर सेम होते हैं, बेस सबका सेम होता है। यू हैव टू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ आती है वियतनाम के साथ, जो आपको याद रखने की जरूरत है। वियतनाम के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, उसको बोलते हैं विन बैक्स। मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख देता हूँ, आपको उस चीज को एक बार नोटबुक में भी लिख देना। वो है विन बैक्स, विन बैक्स होती है वियतनाम के साथ। ये चीज आपको याद रखनी, ये एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है इंडियन नेवी के, इंडियन आर्म फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल नहीं होगी फिर मोस्ट प्रोबेबली अनुराग, डे आफ्टर टुमारो आई वुड बी टेकिंग योर क्लास, अगर कल के शेड्यूल में नहीं होगी तो, ठीक है। नाउ नाउ लुक लुक एट द इंडियन मिसाइल्स। इंडियन मिसाइल कौन कौन सी होती है, पहली चीज आपको ब्रह्मोस याद रखनी है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी जो रेंज है दैट इज 290 किलोमीटर्स। ये आपको याद रखना है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मतलब साउंड से भी तेज ये जाती है, जिसकी रेंज है 290 किलोमीटर्स। कहां से लिया गया है इसको, इसको लिया गया है रशिया से। रशिया और इंडिया ने इसको मिलके बनाया है, ठीक है। इसकी जो रेंज है 290 है, जिसको इंक्रीज करके अभी अराउंड 390 400 के करीब कर दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद आती है आपकी प्रहार मिसाइल, जो क्रूज मिसाइल होती है, क्रूज करती है, 150 किलोमीटर इसकी रेंज है। और एक और जो आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है कि ये जो जितनी भी अग्नि सीरीज है, अगर कल को आपके रिटर्न में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि अग्नि की कौन सी मिसाइल है जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इट मींस वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक फायर कर सकते, जा सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो दैट इज अग्नि 5। आपको याद कैसे रखना है, 5 से आपको याद रखना है कि इसकी जो रेंज है वो है 5000 किलोमीटर से लेके 8000 किलोमीटर तक। अगर आप खुद ही इमेजिन करो, जस्ट सपोज आप इस टाइम अग्नि 5 आपके पास न्यू दिल्ली में है, उसकी रेंज है 5000 से लेके 8000 किलोमीटर तक उसकी रेंज है, तो मतलब 5000 किलोमीटर तक फायर कर सकती है। इट मीन वो चाइना में जाके फायर कर सकती है या यूरोप में जाके फायर कर सकती है, तो वो क्या हो गई, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक। ट्राई करूंगा बिल्कुल यार, बिल्कुल ट्राई करूंगा। बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रिसोर्सेज ये थोड़ा इशू आ रहा है, बट विल ट्राई किया शाम का जो आपको हिंदी में प्रोवाइड हो जाए यार, क्योंकि अभी टीम जो है उसके लिए कर रही है, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप में डिफरेंस देखो यार,
एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप, अगर आप फौज में ऑफिसर बनना चाहते हो तो डू नॉट गो फॉर एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप। वो एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप होता है जैसे कि इफ यू वांट टू ज्वाइन एयरफोर्स एज एन एयरमैन, अगर आपको एयरमैन ज्वाइन करना है, उनके अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, उसमें उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो अलग होती है। सर 15 डेज से आपसे कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड। तो देखो होता क्या है बेसिकली, अभी जो हमारी टीम है ना वो इंग्लिश ओरिएंटेड है, तो हिंदी ओरिएंटेड के लिए हमें थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। वो मैं प्रोवाइड, आपने तूने मेरे को व्हाट्सएप भी नहीं किया, यू जस्ट डू मी दी व्हाट्सएप, तो मैं अब जो नोट्स मेरे पास हिंदी में अवेलेबल है वो मैं तेरे को सेंड कर देता हूँ भाई। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, ये एक्सरसाइज आपकी पूरी मिसाइल्स है। नाउ लुक एट दी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स। जो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कैंडिडेट्स, अब ध्यान से सुनना एवरीवन, ये जो मैं फाइटर जेट्स करा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कहां से लिया गया, आपके रिटन एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है बहुत बार कि ये कहां से लिया गया। 9424477305। ठीक है, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। सुकोई, सुकोई आपने कहां से लिया, आपको क्या चीज याद रखनी है भाई, ये चीज आपको पहली बात तो इट इज अ ट्विन इंजन 2 सीट सुपर मैनुएबल फाइटर जेट, ये दिया गया है आपका रशिया से। बस ये चीज आपको याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लिया गया है रशिया से। इसकी स्पीड कितनी होती है, इट इज 2500 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड होती है, आपको ये चीज याद रखनी है। और इट इज मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, इट मींस ऑल वेदर, किसी भी टाइप के वेदर में ये फाइट कर सकता है। ऑल वेदर फाइटर एयरक्राफ्ट है ये। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है दैट इज 2500 किलोमीटर, मतलब 2.35 मैक की इसकी स्पीड है। आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे कि इट कैन फायर एयर टू एयर मिसाइल, जस्ट सपोज इट इज, ये आपके सामने प्लेन है, तो ये कोई भी मिसाइल फायर करेगा तो एयर टू एयर भी मिसाइल कर सकता है और एयर टू सरफेस भी कर सकता है। मतलब यहाँ पे अगर कोई टेररिस्ट बैठे हुए हैं, टेररिस्ट ने अपने घर वगैरह बनाया, तो ऊपर से जब ये मिसाइल डालेगा तो नीचे जाके वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन यू हैव दसॉल्ट मिराज, ये आपने कहां से लिया हुआ है, ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि दसॉल्ट मिराज जो है वो कहां से लिया हुआ है, ये पूछा भी गया है, तो इट इज टेकन फ्रॉम फ्रांस, ये चीज आपको याद रखनी है। डिफेंस नॉलेज, यस इट इज डिफेंस नॉलेज। मूविंग फॉरवर्ड, अगेन मिग 29, ये पता होना चाहिए आपको, रशिया से लिया हुआ। मिग सीरीज जितनी भी है they are taken from Russia. It is capable of attaining the maximum speed of 2425, मतलब approximately 2500 किलोमीटर तक इसकी स्पीड है। नेक्स्ट अगेन मिकोयन मिग 27, अगेन टेकन फ्रॉम रशिया। इंडियन एयरफोर्स के पास स्टिल ये सर्विस में है। इसकी जो स्पीड है 1700 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड है। ये जो आपका मैक होता है ये स्पीड होती है फाइटर एयरक्राफ्ट की इन रिलेटिव टू दी साउंड, साउंड से कितनी तेज है ये स्पीड। क्लियर, नेक्स्ट मिग 21। मिग 21 जो है इंडियन एयरफोर्स का काफी ओल्डेस्ट प्लेन है ये, जो भी स्टिल इन सर्विस है, और सिंगल सीटर है। इस चीज की आपको ये याद रखनी है कि इसकी जो स्पीड है दैट इज 2.1 मैक। कहां से लिया हुआ है, रशिया से लिया है, ये चीज आपको ये दोबारा याद रखनी है कि इट इज रशियन ओरिजिन। जितनी भी मिग सीरीज है दे आर ऑल फ्रॉम रशिया। यस बिल्कुल अक्षय, वो जस्ट इसको फ्लाइंग कॉफिन इसलिए बोला जाता है कि काफी ओल्ड हो चुका है ये, तो यू नेवर नो कि इसकी जो इक्विपमेंट है वो कब क्रैश कर जाए। देन वी हैव सीपकेट जैगुआर, जो ये भी आपसे बहुत बार पूछा गया है, तो इट हैज बीन टेकन फ्रॉम यूके रॉयल इंडियन रॉयल एयरफोर्स, और इसकी जो स्पीड है दैट इज 1350 किलोमीटर विच इज इक्विवेलेंट टू 1.3 मैक। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स से ये चीज ली गई है, ये चीज आपको याद रखनी है, सीपकेट जैगुआर। देन ये आता है हमारे पास HAL तेजस, जो कि डेवलप किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। इंडियन ओरिजिन का ये प्लेन है,
इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फाइनलाइज्ड द डील ऑफ HAL फॉर 83। ये आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड कि रिसेंटली, यस, XY जो ग्रुप होता है दे आर फॉर एयरमैन, एयरमैन बोला जाता है उनको एयरफोर्स में। दे आर नॉट कॉल्ड एज कमीशन्ड ऑफिसर। अगर आपको कमीशन्ड ऑफिसर बनना है तो यू हैव टू क्लियर द NDA रिटन एग्जामिनेशन, देन यू ज्वाइन योर NDA, देन यू बिकम कमीशन्ड ऑफिसर एज एन फ्लाइंग ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स। क्लियर है अनुराग ये चीज? ठीक है, गुड। तो आपका जो HAL तेजस है इज अ इंडियन सिंगल इंजन 4th जनरेशन। ये चीज भी आपको याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनमें से कौन सा जो फाइटर एयरक्राफ्ट है 4th जनरेशन है, तो वो HAL तेजस जो है इट इज अ 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट। और रिसेंटली कितने HAL तेजस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि इंडियन एयरफोर्स में आएंगे? इंडियन एयरफोर्स में 83। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि 83 फाइटर एयरक्राफ्ट अगर इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हो जाएंगे, वो भी इंडियन ओरिजिन के, तो वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। क्लियर है ये चीज सबको, कितने फाइटर एयरक्राफ्ट की बात हुई है? देन ये भी सबको पता ही है, ये भी न्यूज में रहा है, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि दसॉल्ट रफाइल जो है ये कहां से लिया हुआ है। आपका जो दसॉल्ट रफाइल है ये हमने लिया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। दसॉल्ट रफाइल जो आपका हमने लिया हुआ है, ये लिया है हमने फ्रांस से। ये चीज आपको याद रखनी है, इंडियन एयरफोर्स के काफी ऑफिसर्स फ्रांस में जाके ट्रेन हुए थे इसको उड़ाने के लिए। इसको क्या बोला जाता है? गस्ट ऑफ विंड एंड बर्स्ट ऑफ फायर, इसको निक नेम दिया गया। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि गस्ट ऑफ विंड इनमें से कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो आपको पता होना चाहिए उसका नाम है दसॉल्ट राइफल। या फिर बर्स्ट ऑफ फायर जो है वो कौन सा एयरक्राफ्ट है, तो दैट इज दसॉल्ट राइफल रफाइल, सॉरी। Then Dassault Rafale is referred to as the Omni role aircraft by Dassault. Omni role means it can, it can work in any kind of weather. Omni role हर जगह present हो सकता है ये वाला फाइटर एयरक्राफ्ट, इसीलिए जो है फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स ने लिया है, which is known for its, now let's see, air supremacy, ground support, in-depth strike, anti-ship strike and nuclear deterrence missions. अब इन चीजों का आपको बस पता होना चाहिए कि है क्या। मैं शेयर करता हूं, जस्ट अ सेकंड अमन। आप देखो, एयर सुप्रीमेसी इट मींस स्काई में तो ये सुप्रीम है ही है, प्लस आपको ग्राउंड सपोर्ट चाहिए तो भी ये प्रोवाइड कर सकता है। अगर एंटी शिप स्ट्राइक चाहिए आपको तो वहां पे भी स्ट्राइक कर सकता है ये। प्लस अगर कोई मिसाइल अगर न्यूक्लियर वॉरहेड से रिलेटेड आ रही है तो उसको भी रोक के उसके डायरेक्शन चेंज कर सकता है। यही है, यही है। अब लेट्स सी दी इंडियन सबमरीन्स। ये कराया हुआ मैंने आपको या फिर दोबारा रिपीट करें? सबको पता है इंडियन सबमरीन्स के बारे में? जल्दी जल्दी एवरीवन टेल मी। शिप स्ट्राइक मतलब अगर कोई शिप उड़ रहा है तो उसके ऊपर मिसाइल फायर कर देना। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, जो आपकी सबमरीन्स होती है इंडियन नेवी के पास, जो सबमरीन्स होती है आपकी, उनकी क्लास आपको याद रखने की जरूरत है कि कौन कौन सी क्लासेस होती है उनकी। तो एक तो है अरिहंत क्लास, देन वी हैव चक्र क्लास, शिशुमर क्लास, कलवरी क्लास, सिंधु घोष क्लास एंड सौर्यू क्लास। जो इंडियन नेवी में कैंडिडेट्स जाना चाहते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी क्लास की सबमरीन हमारी इंडियन नेवी के पास है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट एक टाइप के कितने हैं? देखो, ये जो इतने फाइटर एयरक्राफ्ट है, अब इंडियन एयरफोर्स में क्या होता है, अलग अलग स्क्वाड्रन होती है। किसी स्क्वाड्रन के पास सिर्फ MiG-29 होगा, किसी के पास मिक्स होगा, किसी के पास रफाइल होगा। तो वो जो उनका नंबर्स है दैट इज नॉट डिस्क्लोज्ड। ठीक है। आर्मी में फॉरेन ऑफिसर फॉरेन क्यों जाते हैं? वेपन्स के बारे में भी बताता हूं प्रखर, डू नॉट वरी। आ रहे हैं मनुश्रेष्ठ, मैसेजेस आ रहे हैं, डेफिनेटली मैसेजेस आ रहे हैं आपके। इसकी जो स्पीड है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.7 मैक के ऊपर इसकी स्पीड है। इट इज मोर देन 4th जनरेशन है तो इट इज मोर देन 2.7 मैक।
आप ऑफिसर्स जो देखो होता क्या, ऑफिसर्स इंडियन आर्मी में फॉरेन क्यों जाते हैं? ऑफिसर्स फॉरेन इसलिए जाते हैं क्योंकि अलग अलग कोर्सेज होते हैं। अगर आपको फॉरेन सर्विस मेडल मिलना है, आप भूटान आर्मी, आप नेवल नेपाल आर्मी या फिर यूएस आर्मी के साथ जाते हो, तो आप ट्रेनिंग करते हो उनके साथ और वहां जाके यू पार्टिसिपेट, और इसीलिए उनको फॉरेन जाना पड़ता है। कई ऑफिसर्स जो होते हैं इंडियन आर्मी में रहते रहते यूएन मिशन पे जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस के जो मिशन होते हैं केनिया में होते हैं, आपने देखा होगा कई आर्मी ऑफिसर्स जो है ब्लू कलर की बेरे पहनते हैं, जो ब्लू कलर की कैप होती है वो पहनते हैं। इट मींस वो कहाँ पे गए हुए हैं, वो यूएन मिशन पे गए हैं। जो धनेन्द्र जो आपका मैक होता है, उसकी स्पेलिंग होती है MACH, ये होता है मैक। बेसिकली क्या होता है, ये स्पीड होती है फाइटर एयरक्राफ्ट की इन रिलेशन विद द स्पीड ऑफ साउंड। बिल्कुल हर्षित, आप सीडीएस एंट्री के थ्रू भी ऑफिसर बन सकते हो इफ यू somehow if you not clear the एनडीए रिटन एग्जामिनेशन, या एनडीए से आप नहीं ज्वाइन कर सके, तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। एंड बिल्कुल मनुश्रेष्ठ, बिल्कुल, तो आप उसके आप सीडीएस के थ्रू आप एयरफोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, नेवी भी ज्वाइन कर सकते हो, आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आपकी जो ग्रेजुएशन है, अगर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री आपके पास और मैथमेटिक्स है, तो आप नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन करी हुई है तो आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। शिवम देखो, अगर आप फ्लाइंग ऑफिसर बने, तो अगर आपने फ्लाइंग जो उसका फ्लाइंग वाला कॉलम होता है, आपने वो क्वालिफाई करा हुआ है, तब आप फ्लाई करोगे, अदरवाइज आप ग्राउंड ड्यूटी में रहोगे। ठीक है, एसएसबी क्लियर करने के बाद आपसे बहुत रेयर चांसेस है कि पूछा जाएगा आप किस फील्ड में जाते हो। नहीं तो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है उसके हिसाब से आपको रेजिमेंट्स या फिर स्क्वाड्रंस वगैरह जो है अलॉट हो जाते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं सीडीएस के थ्रू कमीशन ऑफिसर, सीडीएस के थ्रू आप कमीशन ऑफिसर ही बनते हो। दोनों जगह सजल लाइफ, हर जगह सेम है। इंडियन आर्म फोर्सेस की जो लाइफ स्टाइल सेम है, वो आपकी चॉइस है कि आपको क्या चीज अट्रैक्ट करती है, आप किसके तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो, आप क्या ज्वाइन करना चाहते हो। बोथ आर इक्वल ऋतुराज। यस, रिटर्न में ये है कि रिटर्न में आपकी मेहनत है, आप अच्छे से मेहनत करते हो। एसएसबी में क्या है, आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ती है। अगर आपको आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप यू हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो ये चीजें आपकी एसएसबी में हेल्प करती है। एनडीए में सिलेक्शन होने के बाद कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता आपको। जो नॉर्मल आपके ग्रेजुएशन लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, आर्मी के एग्जामिनेशन वो होते हैं वहां पे, आपको वो क्लियर करने पड़ते हैं। वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। सीडीएस की जो एज लिमिट है दैट इज 19 ईयर्स से लेके 24 होती है आपके आईएमए तक, और 25 होती है ओटीए तक। देखो कुछ भी आसान नहीं होता, रिटर्न भी आसान नहीं है, एसएसबी भी आसान नहीं है। इट इज योर हार्डवर्क, आपने अच्छे से हार्डवर्क किया है, बैलेंस में किया हुआ, तो एवरीथिंग बिकम इजी फॉर यू। इट इज जस्ट योर रेगुलरिटी एंड हार्डवर्क। ठीक है, आगे बढ़े एवरीवन। बताता हूँ, ये पूरे क्वेश्चन स्टोर करके रखो, इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और एक और चीज, टाइप्स ऑफ सबमरीन जो होती है दैट इज न्यूक्लियर प्रोपल्शन सबमरीन एंड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। जो आपको सिर्फ मैं बेसिक तरीके से समझा देता हूँ, जो आपको याद रखने की जरूरत है। ये होता है कि आपकी जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है, उसमें डीजल इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, जैसे डीजल इंजन जिसको बोलते हैं। तो उन सबमरीन्स को क्या होता है, अपना प्रोपेलर जो होता है, उसका जो इंजन होता है, उसको चलाने के लिए बार बार शिप को ऊपर, सॉरी सबमरीन को ऊपर लेके आना पड़ता है सी सरफेस में, ताकि उनको हवा मिल सके। हवा मिलती है, एनर्जी मिलती है, देन उसका प्रोपेलर घूमता है, फिर वो सबमरीन जो है पानी के नीचे चले जाती है। लेकिन जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती है, उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है, उसके जो प्रोपेलर है उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। देन वो मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे रहती है। तो आप बोल सकते हो कि जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है वो थोड़ा मॉडर्नाइज सबमरीन होती है, और वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, इफेक्टिव सबमरीन होती है। ठीक है, और जो अरिहंत क्लास आपकी सबमरीन है, ये आपकी न्यूक्लियर क्लास सबमरीन है, आपको ये चीज याद रखनी है। और अरिहंत क्लास पहली ऐसी सबमरीन है, फर्स्ट बैलिस्टिक सबमरीन है, जिसको बनाया गया है ऐसी कंट्री ने जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। ओटीए मींस ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, बिल्कुल अनुराग। चलती है आपकी आदित्य, फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लास चलती है, आप टाइम टेबल चेक करिए उसमें। नहीं चलती है तो आप प्लीज वहां पे बोलिए, मैं भी देखता हूँ इस चीज को, आपकी क्लास चल रही है या नहीं चल रही है।
सीनियोरिटी कैसे, आप किस टाइप की सीनियोरिटी आपको चाहिए एनडीए से ऑफिसर बनने के बाद प्रियांश? एनडीए के जो आपको सीनियोरिटी है, आपको के रैंक के हिसाब से सीनियोरिटी मिलेगी। जो आपको रैंक मिलता है लेफ्टिनेंट, आपके फिर जो 2 साल में आप कैप्टन बनते हो, फिर आप मेजर बनते हो, जो टाइम स्केल है उस हिसाब से ही सीनियोरिटी मिलती है। जो टेक्निकल एंट्री होते हैं उनको 1 साल की सीनियोरिटी मिलती है, पहले 2 साल की थी, अब 1 साल की मिलती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, अरिहंत का आपका हो गया न्यूक्लियर सबमरीन। आपकी जो चक्रा क्लास है ये वाली जो है, ये भी अगेन क्या है, सीरीज ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है। ये भी जो है न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, इट मींस मोर पावरफुल है, न्यूक्लियर पावर है ये। मतलब ये काफी ज्यादा टाइम तक, एक एक महीने तक भी इस पानी के अंदर रह सकती है। और आपकी शिशुमर क्लास है, मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी डीजल इलेक्ट्रिक है। आपको बस ये चीजें याद रखनी है, डीजल इलेक्ट्रिक। मतलब इसमें डीजल इलेक्ट्रिक लगा है, इसको धीरे धीरे काफी, मतलब 10 दिन में, एटलीस्ट 5 दिन में, डिपेंडिंग कि वो कितना टाइम चल सकती है, उस हिसाब से उनको ऊपर आना लगता है, ऊपर आना होता है, और फिर हवा लेके नीचे जाती है। दिस इज अगेन कलवरी क्लास, जो ये आपकी डीजल सबमरीन है, डीजल इलेक्ट्रिक। ये चीज भी आपको याद रखनी है। देन यू हैव सिंधु घोष क्लास, ये भी आपकी डीजल इलेक्ट्रिक है। मैं आपको दूसरे वाले में बताता हूँ, वो ज्यादा इजी रहेगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, ये सबको दिख रहा है एवरीवन? सबको दिख रही है? यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। अगर आपके, देखो आर्मी ऐसी चीज है, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी आपके रिटन एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए, तो आप, टेरिटोरियल आर्मी होता है, जो आपकी टेरिटोरियल आर्मी होती है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। टेरिटोरियल आर्मी की जो एज लिमिट है, दैट इज 42 ईयर्स तक होती है उसकी एज लिमिट। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है और आपके पास एक जॉब है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, इफ यू आर वर्किंग, गेनफुली एम्प्लॉयड हो, तो आप टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम भी भर सकते हो। टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम भरने के बाद आपका रिटर्न के बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है, आप उसके थ्रू भी आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देर इज लॉट्स ऑफ ऑप्शन आपके अंदर, बस वो होना चाहिए, जोश होना चाहिए कि हमें फौज ज्वाइन करनी है। ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। इफ आई कंसिडर अबाउट दी एंट्रीज, मैं आपको एंट्रीज बता देता हूँ। टेक्निकल एंट्री होती है 10+2 एंट्री, जिसमें यू नीड टू हैव अबव 70%, या इसकी कट ऑफ जो है कभी कभी 85 भी जाती है। देन यू हैव योर एनडीए एग्जामिनेशन, एनडीए के अंदर आप नेवल अकेडमी जाते हो, नेशनल डिफेंस अकेडमी जाते हो। देन यू हैव सीडीएस एग्जामिनेशन, सीडीएस में भी आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन है। देन यू कैन अपीयर फॉर दिस आर्म फोर्सेज के ज्वाइनिंग के लिए। देन यू हैव योर, अगर आपने लॉ करी है तो यू कैन गो फ्रॉम दी लॉ लॉ एंट्री, जिसको हम जैग एंट्री बोलते हैं, जज एडवोकेट जनरल। हाँ मनु श्रेष्ठ, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, कट ऑफ से आपका डायरेक्ट डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू होता है विदाउट एनी रिटन। देन यू हैव योर एसएससी टेक, इज इट डेंजरस कम टू अपर सरफेस ऑफ, बिल्कुल इट इज डेंजरस यार। आप खुद सोचो मनु श्रेष्ठ, कोई भी अगर सबमरीन है, तो अगर वो दुश्मन के इलाके में है, अगर वो पानी के अंदर है तो वो सेफ है। अगर वो पानी के ऊपर बार बार आ रही है तो उसकी जो लोकेशन है वो ट्रेस हो जाएगी और उसके ऊपर फायर करके उसको उड़ा देंगे। तो इसीलिए जो आपकी न्यूक्लियर सबमरीन है वो ज्यादा केपेबल है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम पानी के अंदर रहती है। और जो डीजल इलेक्ट्रिक होती है, उनको बार बार ऊपर आना पड़ता है एयर लेने के लिए, सो दैट वो पानी के अंदर दोबारा वापस जा सके। यू गेटिंग इट? क्लियर है मनुश्रेष्ठ अब? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगी यश, डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, हाँ इसका मैं बता देता हूँ आपको। ये जो है आपकी अरिहंत क्लास, इट इज न्यूक्लियर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इस चीज को आप याद भी रखना। चक्र क्लास और अक्यूला क्लास रशिया से ली हुई है, इसको ये इट इज अगेन न्यूक्लियर। शिशुमर क्लास, कलवरी क्लास, सिंधु घोष क्लास, ये इंडियन नेवी के पास पुरानी सबमरीन है, दे ऑल आर डीजल इलेक्ट्रिक। और ये जो सोरियू क्लास है, इंडिया और ताइवान प्लान कर रही है जापान से लेने के लिए, ये भी डीजल इलेक्ट्रिक है। लेकिन इसकी खास बात है, ये एयर इंडिपेंडेंट है। ये चीज आपको याद रखनी है, एयर इंडिपेंडेंट सबमरीन है ये। मतलब इसके अंदर जो प्रोपेलर लगा है उसको, ये इस टाइप का प्रोपेलर है, इस टाइप की टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, कि इसको ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ती है, अंदर रह के ही काम चला सकती है। नंबर ऑफ सबमरीन्स जो इंडिया के पास, इट नंबर्स आर नॉट डिस्क्लोज्ड, बट इंडिया हैज गुड अमाउंट ऑफ सबमरीन्स। सर क्या यह भी होता है कि आप, समझ नहीं आ रहा प्रियांश मुझे, व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी?
ऐसा नहीं होता कि आपके अगर 90% है तो आपको पेपर देने की जरूरत है, नहीं है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू गिव द रिटन एग्जामिनेशन, देन यू कैन इवन, तभी आप मतलब अपना उसको क्लियर कर सकते हो। नाउ एवरीवन आस्क एनी डाउट्स इफ यू हैव फॉर लास्ट 15 मिनट्स, आई विल बी टेकिंग योर डाउट्स, देन विल बी एंडिंग द क्लास। सर कितने मार्क्स का होगा इसमें से? ये आपको जो डिफेंस नॉलेज है, एटलीस्ट आपके जो है 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। बिल्कुल फौजी बनेंगे आप, डू नॉट वरी यार, यू यू ऑल विल बिकम फौजी एंड ऑफिसर्स वो भी। यार फौज में ऑफिसर बनने के बाद आपको किस टाइप की सिक्योरिटी चाहिए, कैसे, मतलब यू आर आस्किंग सच इररिलेवेंट क्वेश्चंस। फौज में आपको किस टाइप की सिक्योरिटी चाहिए? आप देश की सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे, आप प्रोवाइड करोगे, तो आपको किस चीज की सिक्योरिटी चाहिए? ठीक है, तो आपको मैं एंट्रीज के बारे में बता रहा था। अगर आपको एंट्रीज है, देखो जैग एंट्री होती है, जैग एंट्री के बाद हमारे पास फिर वी हैव वेटनरी एंट्री, वेटनरी कोर की एंट्री होती है। अगर आपने 12th के बाद वेटनरी साइंस करी है तो आप वेटनरी के थ्रू भी ऑफिसर बन सकते हो। नहीं, आपको जो एक जूम लिंक का जो आपका ग्रुप बना हुआ है यश, उसमें आपको इसका जो पीडीएफ है वो आपको उसमें पीडीएफ मिल जाएगा आपको। बिल्कुल आ रही है समीर आपकी चैट। बिल्कुल, खड़ग वासला से जब आप क्लियर करते हो तो आर्मी एस्पिरेंट्स देहरादून जाते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। गन्स के बारे में आपसे मैं कल क्लास लेता हूँ, जितनी भी इंडियन आर्मी के पास गन्स है, स्मॉल आर्म वेपन्स, उसके ऊपर मैं आपकी क्लास लेता हूँ कि जितने भी इंडियन आर्मी जो है स्नाइपर राइफल यूज करती है, नॉर्मल राइफल्स यूज करती है, कौन कौन से है, कल आपकी मैं उसमें क्लास लेता हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप अगर एयरफोर्स जा रहे हो तो आपको मतलब एयरफोर्स के बारे में पता होना चाहिए, प्लस थोड़ा बहुत आपको आर्मी और नेवी के बारे में भी पता होना चाहिए। आपको सीडीएस में पूरे एग्जाम देने पड़ते हैं। अगर आप एयरफोर्स नेवी ज्वाइन करना चाहते हो सीडीएस के थ्रू, तो आपको मैथमेटिक्स का एग्जाम, जनरल नॉलेज का एग्जाम प्लस इंग्लिश का एग्जाम तीनों देने पड़ता है। अगर आप ओटीए ज्वाइन करना चाहते हो जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, नॉन टेक्निकल, तो सिर्फ आपको देना पड़ता है आपका इंग्लिश का एग्जाम और जनरल नॉलेज का एग्जाम। नहीं, आपकी कोई परसेंटेज मैटर नहीं करती एनडीए पे। आपको जस्ट आपको अगर आर्मी ज्वाइन करनी है एनडीए से तो आपको 12th पास करनी है। और यू कैन, अगर आपका रिटन एग्जाम क्लियर है तो आप एसएसबी क्लियर करो, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी वहां पे। माई व्हाट्सएप नंबर इज 9424477305। ठीक है, तो आपको कोई डाउट है तो यू कैन मैसेज मी ऑलवेज। यस, सैलरी नहीं मिलती, उसको अलाउंसेस मिलते हैं, स्टाइपेंड मिलता है आपको ट्रेनिंग टाइम पे। तो आपको ये आपको दिमाग में ये रखने की जरूरत नहीं है कि मेरा वहाँ पे एनडीए पे खर्चा हो जाएगा। इवन आपके ऊपर खर्चा किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो आपको वहाँ ट्रेनिंग करवाई जाएगी। 9424477305। तो आपकी जो वहाँ ट्रेनिंग होती है, आपकी ट्रेनिंग में आपके ऊपर कराटे सिखाए जाते हैं, मार्शल आर्ट सिखाया जाता है आपको, वेपन ट्रेनिंग होती है आपकी वहाँ पे, दिन में पीटी होती है, देन हॉर्स राइडिंग होती है, गोल्फ होता है, स्विमिंग होती है, क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है। तो ये सब चीजें जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं बहुत अच्छी हॉर्स राइडिंग करता हूँ तो यू कैन, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इंडियन आर्मी से कितने ज्यादा ऑफिसर्स जो है, यू नो, जैसे ऑफिसर के जूनियर कमीशन ऑफिसर्स आपने सुना होगा, जिन्होंने ओलंपिक्स में भी इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया है, इंडियन पूरा इंडिया को एज अ कंट्री रिप्रेजेंट किया है। वही मैं आपको बता रहा हूँ नितेश, कि आपको मैंने कट ऑफ के बारे में बताया कि एवरी ईयर जो साल में 2 बार होता है आपका एनडीए एग्जाम, तो एटलीस्ट आपकी जो सीटें होती है वो होती है 350-400 के करीब सीटें होती है। बट वो डिपेंड करता है कि कितने लोग रिकमेंड हुए। जस्ट सपोज अगर 400 सीट्स है, लेकिन रिटन और एसएसबी क्लियर किया है अबव 400 कैंडिडेट्स ने, जस्ट सपोज 500 रिकमेंड हुए, 600 रिकमेंड हुए, तो जो सिर्फ स्टार्टिंग के 400 मेडिकली फिट कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं को ज्वाइनिंग मिलेगी। बाकी जो लास्ट के 200 होंगे वो आउट हो जाएंगे, मेडिकल उनको कुछ नहीं मिलेगा।
उनको दोबारा से रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, दोबारा से एसएसबी निकालना पड़ेगा, दोबारा से मेडिकली फिट होना पड़ेगा, दोबारा से मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसको अच्छे से करते रहो। आपको रिटर्न में यू हैव टू मेक श्योर कि आपके 420 430 नंबर आए, और एसएसबी में भी आप अच्छा परफॉर्म करो ताकि आप मेरिट में आ जाओ। अभी कट ऑफ नहीं आया है प्रियांश, 2021 का कट ऑफ अगले साल आता है, एक साल बाद कट ऑफ आता है, इसका ऑफिशियल कट ऑफ जो होता है वो एक साल बाद आता है। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है यार, जो मैंने अभी भी बताया है आपको, अमन, 9424477305, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। बिल्कुल, आप एक बार एसएसबी में नहीं हुए सेलेक्ट, आपको दोबारा रिटर्न देना पड़ेगा, दोबारा रिटर्न निकालना पड़ेगा, दोबारा आपको मेडिकली भी फिट होना पड़ेगा, तब आपकी ज्वाइनिंग होगी। बिल हाँ बिल्कुल, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप उस लायक हो, उसके है ना, केपेबल हो उस लेवल के, तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हो। बिल्कुल आ रही है समीर आपकी चैट। मेरिट में आप तभी आते हो जब आप मेडिकली फिट हो, बिना मेरिट में आए हुए आप मेडिकली फिट, बिना मेडिकली फिट हुए आप मेरिट में नहीं आ सकते। मेडिकल में आपका पूरा चीजें चेक होती है, योर आईज, योर नोज, डेंटल पूरा चेक होता है, अल्ट्रासाउंड होके अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इनसाइड योर बॉडी, लिवर, पेनक्रियाज, स्टमक, चेस्ट, लोअर बॉडी में भी सब कुछ चेक होता है, वो मैं कैमरे पे आपके सामने अभी बोल नहीं सकता। 9424477305। जो मिनिमम हाइट क्राइटेरिया है आपका, दैट इज अगर आपकी 5 फीट अप्रोक्सीमेटली, इफ आई रिमेम्बर, 5 फीट 3 इंच या 5 फीट 2 इंच के ऊपर अगर आपकी हाइट है, और आपको इफ यू बिलोंग टू माउंटेनियस रीजन, गोरखास जो होते हैं, तो दे आर एलिजिबल। नितेश, ये चीज आपको शायद एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, 2 टीथ ब्रोकन है आपके, इट कैन बी अ मेडिकली अनफिट रीजन, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर आपके परमानेंटली अगर वो टूटे हुए हैं तो बिल्कुल हो सकता है। भाई राहुल, आई जस्ट मैसेज इट हेयर। एवरीवन, यू गाइस कैन चेक द कमेंट बॉक्स। बिल्कुल, आप मेरिट में आओगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, यू विल ज्वाइन दी अकेडमी। हर जगह आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। आई साइड जो आपकी अप्रोक्सीमेटली इट इज -2.5 या फिर -3.5 के करीब है, -2.5 है आई थिंक, माइनस और +2.5। अगर आपकी उससे ज्यादा है तो यू आर नॉट फिट। बिल्कुल, आप किसी भी तरीके से आप डायरेक्ट इंटरव्यू पहुंच सकते हो, बिना इंटरव्यू दिए आप फौज ज्वाइन नहीं कर सकते। आप टेक्निकल एंट्री के थ्रू जाओ, टेक्निकल एंट्री में यू क्लियर दी जो सेक्शनल कट ऑफ है, आप उसको क्लियर करो, आप डायरेक्ट इंटरव्यू जाओगे, आप डायरेक्ट, आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आप 12th के बाद आप एनसीसी भी ले सकते हो, एनसीसी में भी यू कैन डायरेक्टली गो टू दी एसएसबी इंटरव्यू, तब भी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। यस, बिल्कुल डीप होता है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने अमन, इट इज वेरी डीप। देखो यार, फौज के अंदर एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, मेडिकल क्राइटेरिया जो है ना फौज का, काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर मेडिकली फिट इस चीज के लिए। ठीक है। आपका रिटर्न एग्जाम अगर जैसे सब जस्ट सपोज आपका रिटर्न 14 नवंबर को है, आपका जो रिटर्न का रिजल्ट आएगा वो जनवरी मिड तक आ जाएगा। जनवरी मिड में होगा तो आपके जो एसएसबी इंटरव्यूज है वो स्टार्ट हो जाएंगे आपके आना मई से, मई अप्रैल मई से स्टार्ट हो जाएंगे। अप्रैल में भी होंगे, मई में भी होंगे, जून जुलाई में भी होंगे, अगस्त में भी आपके होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं जो रिटर्न निकालते हैं। नी अगर आपके नॉक नीज है तो यू स्टार्ट रनिंग नीज के बीच में, यू कीप पिल्लो, पिल्लो रखो उसके बीच में, देन स्लीप,
धीरे धीरे एटलीस्ट 1-2 महीने में वो थोड़ा इम्प्रूव होने लग जाएगा। मेरा सेम नाम से, रोहित ठाकुर नाम से, यू कैन फाइंड मी ऑन दी टेलीग्राम पे जो मेरा नंबर है दैट इज, वो भी लिख लो आपको अगर चाहिए तो, 8076797882। ठीक है एवरीवन, एनी फर्दर डाउट्स देन विल बी एंडिंग द क्लास। कोई और डाउट है आपका तो यू कैन आस्क मी। हाँ कुणाल, कुणाल प्लीज आस्क। 8076797882। आप वेट के लिए देखो, फौज में जाने के लिए पहली बात तो आपकी नींद सुबह खुल जानी चाहिए 5:30 बजे। अगर आपने फौज में ज्वाइन करना है, चाहे आपने फौज में भर्ती होना है, चाहे फौज में ऑफिसर बनना है, सुबह 5:30 बजे नींद खुल के आपकी तुरंत शूज पहन के एटलीस्ट 3 से 4 किलोमीटर भागना आना चाहिए आपको। भाग के आओ तुरंत, देन फ्रेश अप होके, आपका अगर रिटर्न का एग्जाम है, सिलेबस को रिवाइज करो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। वेट बढ़ाना है तो यार गुड, यू ईट गुड फूड, घर का खाना खाओ, आपका वेट ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कुणाल, डू नॉट वरी, आई विल रिप्लाई। गुड, वेरी गुड विवेक, यू शुड गो। एनी फर्दर डाउट्स कैंडिडेट्स, देन विल बी एंडिंग द क्लास। यस, एवरी एग्जाम इज हेल्ड ऑन द सेम डे। एक ही दिन में होता है आपका एग्जाम, इसलिए आपका पूरा मेंटल स्टेमिना चेक होता है। शिवम, आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल रिजेक्शन है, चेस्ट में सफरिंग सफरिंग है, आपके डिपेंड करता है कि किस टाइप की सफरिंग है वो। एनडीए में सब कुछ करना पड़ता है यश, सब कुछ। बिल्कुल, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन सेम नंबर्स। कैसे पता चलेगा आप मेडिकली फिट हो? यू गो टू द नियरेस्ट डॉक्टर, उनसे एक बार चेकअप कराओ, अपना फुल मेडिकल कराओ, आपको पूरा पता लग जाएगा कि आप फिट मेडिकली फिट हो या नहीं हो, वो बता देगा आपको। ठीक है, ओके फिर एवरीवन, आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू टेक केयर। बिल्कुल होते हैं एवरी, एसएसबी का देखो, एसएसबी रिलेटेड जितनी भी चीज है शाम को 6 बजे, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू जो एसएसबी के क्वेश्चंस पूछ रहे हो, वो एसएसबी के यूट्यूब चैनल पे आप जब मैं लाइव लेता हूँ वहां पे पूछो, वहां पे आई विल बी आंसरिंग एवरीवन। आपको करंट अफेयर्स की लेनी है क्लास तो 4 o'clock डिफेंस करंट अफेयर्स, एनडीए के लिए जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, यू कैन आस्क एनी डाउट्स देयर। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट्स मेरे साथ है, वो 4 बजे आई वुड बी टेकिंग करंट अफेयर्स, 6 बजे आई वुड बी टेकिंग एसएसबी क्लास, यू कैन कनेक्ट विद मी देयर। सफलता यूट्यूब पे same channel is there, Safalta class YouTube channel. You can subscribe the channel and watch me live there and join with me, and you can ask doubts there and then. ठीक है everyone? Okay everyone, take care, goodbye all, stay home, stay safe, Jai Hind, Jai Hind all.